कि उनको जम्मू कश्मीर से दूसरा नतीजा आ गया है सर। बीच में अगर इस तरीके से इंटरप्ट करूं तो प्लीज माफ कीजिएगा, क्योंकि ये बता देना अपने दर्शकों को आवश्यक है। जम्मू कश्मीर से ये दूसरा नतीजा, हजरतबल सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार ने जीत दर्ज की। प्लीज कंटिन्यू सर। सलमान सागर को जीत मिली है। तो वो भी एक तरीके से हम देखें तो जो सीटें यादव डोमिनेटेड सीटें हैं वो बीजेपी की तरफ जाती हुई दिख रही हैं अभी रुझान में। तो अगर उनको भी प्रचार में शामिल किया जाता तो मुझे लगता है कि एक अलग स्थिति आज होती। किस तरीके से स्थितियां अलग हो सकती थीं, ये वाली चर्चा तो अब बहुत दिनों तक होगी। भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में भी कि कैसे हार जो प्रत्यक्ष दिखाई दे रही थी, वहां से जीत को अपनी तरफ ले जाने के लिए उन्होंने क्या ऐसा किया, क्या क्या चीजें हुई, हो गई या की गई जो जीत के तौर पर कन्वर्ट हुई, इसके संदर्भ में चर्चा हो। सबसे बड़ी बात आप केजी सुरेश किसको मानते हैं? सबसे एक बड़ी बात जिसने भारतीय जनता पार्टी की तरफ उस हवा का रुख कर दिया जो खिलाफ मानी जा रही थी। नहीं, वाकई ये तो अगर सच में ये जिस तरीके से अभी रुझान दिख रहा है ये आगे निष्कर्ष तक जाती है तो वाकई परसेप्शन के आगे चलकर जीत को हासिल करना मैं समझता हूं कि वाकई जो है एक काबिले तारीफ है। ये चुनाव का माइक्रो मैनेजमेंट है, बिल्कुल बूथ लेवल पर किया गया नहीं, काम बिल्कुल है। देखिए सबसे बड़ी ताकत बीजेपी की हमेशा जो है उसकी ग्रासरूट लेवल, उसका जो है वेल ऑयल्ड मशीनरी रही है। और वो मशीनरी जो बूथ मैनेजमेंट जिसको कहते हैं आप, वो उसकी एक ताकत रही है। लेकिन ये समझा जाता रहा केजी जी कि इस बार बहुत सारे लोग ऐसे थे जो टिकट नहीं, सावित्री जिंदल का उदाहरण देख लीजिए जी कि वो प्रदीप भंडारी इस पर कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। उनके पास आने से पहले ये मैं कह दूं कि बहुत सारे लोग नाराज थे। ये भी कहा जा रहा था कि इनमें से कई लोग देखिए भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा नुकसान करेंगे। हो सकता है ये तो हर चुनाव में होता है ना दिनेश जी, ये कोई पहला चुनाव और ये तो है भी कि बाहर से लाए गए नेताओं के संदर्भ में नाराजगी थी। काडर कह रहा था हमारे ऊपर पैराशूट ला के क्यों बिठा रहे हैं। ये तो देखिए, ये तो मध्य प्रदेश में भी कहा गया था, ये तो छत्तीसगढ़ में भी कहा गया था, अन्य राज्यों में भी कहा जाता है। लेकिन ये तो हर पार्टी के साथ भी होता है। चुनाव से पहले जो है आना जाना तो रहता ही है। अभी आपने देखा चुनाव से कुछ ही दिन पहले जो है अशोक तंवर जैसे 2 दिन पहले जो है अशोक तंवर उस तरफ चले गए। तो मुझे नहीं लगता है कि उससे बहुत ज्यादा, क्योंकि अब जो लोग भी जो है मतदाता भी काफी परिपक्व हो गया है, उसको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। वो एक बार निर्णय ले लेता है तो उस पार्टी को वो टैली चेंज हुई है हरियाणा की, वो जरा बता देता हूं। बहुत देर बाद इसका आदर्श का जो फिगर आप देख रहे हैं वो बदला है। 6 पे कॉन्टिन्यूअसली वो टिका हुआ था, लेकिन 1 बढ़ा है, वो 7 हो गया है। और वो जो 1 आया है वो उधर भारतीय जनता पार्टी की तरफ जो आपको दिखाई दे रहा था 49 का आंकड़ा, पहले 50 तक मैक्सिमम गई है भारतीय जनता पार्टी और अभी 48 पर दिखाई दे रही है। कांग्रेस जो मैक्सिमम गई है वो 36 तक गई है रुझानों के हिसाब से आगे, और अभी 35 पर दिखाई दे रही है। जेजेपी और आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुला है। अदर्स के लिए 1 और नंबर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रदीप भंडारी, देखिए मैं 2 बात कहना चाहता हूं दिनेश जी। एक और बहुत बड़ी बात है, कठुआ से हमारे कैंडिडेट बाशोई जी जो है वो जीत चुके हैं और लाल सिंह जी जो है वो चुनाव हार चुके हैं। कठुआ वही सीट है जहां से कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया था लालन चौधरी को, जो कठुआ रेपिस्ट के पक्ष में उन्होंने रैली निकाली थी और प्रियंका वाड्रा ने उनके पक्ष में कैंपेन किया था। इससे आप समझ सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर आवाम ने कांग्रेस पार्टी की लड़की हूं लड़ सकती हूं को भी रिजेक्ट कर दिया है। जम्मू भी हमारे लिए बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि अगर आप वोट शेयर देखेंगे तो वोट शेयर के रूप में हम सबसे ज्यादा बड़ी पार्टी के रूप में मर्ज हुए, इवन दो हमारा कश्मीर के अंदर बेस वोट नहीं रहा है। और यहाँ पे आम आदमी पार्टी के आकाश जी, आम आदमी पार्टी को समर्थन करने वाले आकाश जी कह रहे थे, कड़ी बातें कह रहे थे। मैं ये पूछना चाहता हूँ दिनेश जी, ये जेल से निकल के ये कह रहे थे कि अगर इनको वोट नहीं मिला तो मतलब ये भ्रष्ट है, अगर इनको वोट मिला तो ईमानदार है। तो आज हरियाणा की जनता ने तो कह दिया आम आदमी पार्टी को 0 सीट देख के अधिकतर सीट पे जमानत जब्त करके कि ये भ्रष्टाचारी हैं। और ये जलेबी जो है मेरे पास में आई थी, कई हलवाइयों ने यहाँ पे जलेबी भेजी ये कहते हुए कि भाई इनको समझाओ कांग्रेस पार्टी वालों को कि जलेबी फैक्ट्री में नहीं बनती है, जलेबी हलवाई क्या बनती है। तो मैं कांग्रेस पार्टी के मित्र को भी कहना चाहता हूँ, आपको भेज दूंगा, हलवाई वाली गरम गरम जलेबी खाओगे तो जनता को थोड़ा समझ पाओगे। आकाशदीप मुनि से ये समझना चाहता हूं मैं कि ये अलग अलग राज्यों में जो अलग अलग पॉलिसीज बनती हैं, कहीं पर आप कांग्रेस के साथ हैं, कहीं कांग्रेस के खिलाफ हैं, कहीं आपके खिलाफ कांग्रेस जो है वो मुकदमा दर्ज कराती है, कहीं आपके साथ खड़ी होती है। और यहाँ ये चुनाव, इन चुनावों में तो आप वाकई ये कह रहे हैं लगातार कि अगर ईमानदार हूं तो वोट देना, तो क्या ये ईमानदारी के फेवर में नहीं गई है? क्या बात 0 दिखाई दे रहा है? देखिए दिनेश जी, आपको पता होगा ना कि भारतीय जनता पार्टी के साथ शिवसेना थी। बहुत सारे ऐसे पार्टीज थे जो सेंट्रल में इलेक्शन साथ में लड़ते हैं और स्टेट में एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं।
और ये हर पार्टी के साथ होता है। इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी है, इसका मतलब ये नहीं कि ना कि पंजाब में हम साथ लड़ेंगे। पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग है, और सिमिलरली ये सेम चीज है यहाँ पे हरियाणा में। तो मतलब ईमानदारी की बात केवल दिल्ली पर लागू है? देखिए, नहीं, दिल्ली पे लागू नहीं है। सुनिए पूरी बात। बात ये है कि ना कि जो आपने अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो मुकदमे के बारे में बात की, मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिल्ली की सरकार, दिल्ली का इलेक्शन उनका ही मेन निर्णय साबित होगा, जो साबित होगा कि जनता की अदालत में आकाशदीप मुनि और प्रदीप भंडारी को रखिए स्क्रीन पर। अदालत में कहा, नहीं, एक बात प्रदीप जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, दिल्ली में अगर आप हार गए तो डबल इंजन की सरकार जाएगी और हरियाणा की जनता जो है आपके बिना आम आदमी पार्टी के सरकार नहीं बनेगी। अरे जीरो आई है आपको, तो आज मानिए कि 40 करोड़ के शीशमहल में रहने वाले अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी को रिजेक्ट कर दिया है। जनता कह रही है कट्टर भ्रष्टाचारी है, आज जनता ने स्पष्ट कर दिया। चलिए मैं दुष्यंत, चलिए एक बड़ी खबर आ रही है, वो जरा मैं आपको बता दूं, वो देख लीजिए। ये आपकी स्क्रीन पर रुझानों के बीच अनिल विज का बड़ा बयान सामने आ गया है। सुन लीजिए क्या कहा है अनिल विज ने। हाईकमान जो चाहेगा वो मैं करूंगा। अनिल विज ने टाइम्स टाउन और भारत को दिए इंटरव्यू में भी ये बात कही थी कि मेरे जो वोटर्स हैं वो ये चाहते हैं कि मैं बनूं, और वो ये कहते हैं कि आपने कभी दावेदारी पेश नहीं की इसलिए आला कमान ने आपको नहीं बनाया, हालांकि मैं वही करूंगा जो आला कमान करेगा। मैं तो कोई टेंशन लेता नहीं, मैंने अपना काम कर दिया। अब जनता की मर्जी है, जनता जो करेगी उसको मैं तो सिर माथे पर लेता हूँ। मैं एक बार चुनाव हारा था और कांग्रेस का जुलूस निकल रहा था और मैं तो बाजार में बैठ के आनंद ले रहा था, चाय पी रहा था। सीएम पद के लिए क्या कहेंगे? वो हाईकमान अगर चाहेगी तो बिल्कुल बनेंगे। थैंक यू। दोनों सवाल पूछे गए, जीत और हार के संदर्भ में भी, क्योंकि बहुत राउंड तक पीछे चलते रहे हैं अनिल विज। तो उनसे पूछा गया कि हार गए तो उन्होंने कहा कि मैं तो उसका भी आनंद लेता हूं, और सीएम के संदर्भ में जो आला कमान चाहेगा वो करूंगा। लेकिन जलेबी एक चीज है, राहुल गांधी ने स्टेटमेंट देके जलेबी की बिक्री तो बढ़ा दी दुष्यंत। नहीं, ट्रेंड भी किया है। नहीं, मैं हमारे साथी को मैं जवाब देना चाहता हूं कि जब नेहरू जी ने बड़े बड़े बांध बनाए तो भारतीय जनता पार्टी विरोध करते हुए कहते थे बांध बना दिया है, बांध से पानी से बिजली बन जाएगी और इसके अंदर जो उर्वरकता है जिससे खेतों में पानी का जो अच्छा पैदावार बढ़ती है वो खत्म हो जाएगी। फिर राजीव गांधी कंप्यूटर लाए, तो अटल जी ने पार्लियामेंट में कहा कि अब काम मशीन करेगी, बेरोजगारी बढ़ जाएगी, मजदूर को काम नहीं मिलेगा। आज राहुल गांधी एक जलेबी जैसा जो आम जन का एक स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ है, झूठ भरोसा, उसकी मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं औद्योगिक लेवल पे, और जो हो रही है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो जलेबी बना रही है और दुनिया के कोने कोने में बिक रही है। तो भाजपा अभी भी वही है, माफी मांगनी चाहिए। 70 साल पुराने पे खड़े हो आप। जैसे नेहरू जी का विरोध किया, जैसे आपने तर्कहीन बातों पे राजीव जी का किया, आज आप राहुल जी का कर रहे हो। अरे आप भंडारी साहब थोड़ा आत्ममंथन करिए। नहीं, ठीक है, ये विरोध करें या नहीं करें, लेकिन जनता किसको फेवर कर रही है ये देखिए। आपको टैली क्या दिखाई दे रही है दुष्यंत जी? देखिए जी, टैली अपडेट होने दीजिए। हम भी यही हैं, भंडारी जी भी यही हैं। ये जलेबी खाएंगे या हम लड्डू खाएंगे ये तो वक्त बताएगा, 2-3 घंटे का खेल है। दिनेश जी थोड़ा सा आकाशदीप मुनि, अच्छा 2-3 घंटे बाद में आप मानना चाहते हैं? मैं यहीं बैठा हूं 3 घंटे तक। 2-3 घंटे बाद भी यही मैं यहीं बैठा हूं, कांग्रेस जीतेगी। एक मिनट, मैं अभी प्रदीप भंडारी कह रहे थे कि ना कि शर्म आनी चाहिए। मैं तो आज पूछता हूं प्रदीप भंडारी से कि हरियाणा में जब आपने दिनेश जी सपोर्ट लिया तो आपको शर्म आई कि नहीं आई? 2 घंटे बाद ये मानेंगे तो बाबा राम रहीम को परोल दिया तो आपको शर्म आई कि नहीं आई? शर्म के मारे डूब मरना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, जिसको एक रैपिड से सपोर्ट लेने की जरूरत है। कांग्रेस चुनाव आयोग पहुंच गई है। लीजिए एक बड़ी खबर आपके सामने स्क्रीन पर यहां फ्लैश हो रही है, देखिए। रुझान हुई, चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करने पहुंच गई है। चुनाव आयोग पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई जा रही है कांग्रेस की तरफ से। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट को स्लो क्यों किया गया, ये बात जयराम रमेश कह रहे थे। 9 बजे से 11 बजे के बीच में इसको स्लो रखा गया, रुझान अपडेट करने में सुस्ती हुई और इसकी वजह से एक प्रेशर क्रिएट हुआ है, जयराम रमेश का कहना है। कांग्रेस पहुंच गई है कांग्रेस चुनाव आयोग के दफ्तर, और वहां जाकर उसने इसको लेकर अपनी शिकायत बाकायदे दर्ज कराई है। चुनाव आयोग की तरफ से इसको लेकर क्या कहा जाता है, लेकिन एक बात अब से कुछ देर पहले प्रदीप भंडारी ने भी कही कि वही वेबसाइट जब अपडेट कर रही है
जम्मू कश्मीर के चुनावी नतीजे तो उसमें आपको कोई शिकायत नहीं, लेकिन हरियाणा की आपको स्लो लग रही है। ऐसा कैसे हो जाता है उसी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के संदर्भ में? ये क्यों किया जा रहा है? इससे दुष्यंत जी क्या मैसेज देने की कोशिश है? देखिए, जो वस्तु स्थिति सामने उन्होंने आंकड़ों के साथ रखी है। 2 राज्यों का अलग अलग डेटा अपडेट हो रहा है, कहीं ना कहीं कोई लापरवाही डेटा अपडेट करने में हो रही है। जयराम रमेश जी सांसद हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, समाज के एक बहुत ही जाने माने व्यक्ति हैं, वो गलत बात नहीं और कह आप लोग रहे। तजुर्बे वाले लोग हैं। प्रेम कुमार जी जैसे मान लीजिए स्लो डाउन किया गया एक जगह, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी रुझानों में आगे बढ़ी उसको स्लो डाउन कर दिया गया, उस जगह पर मान लीजिए अटका कर रखा गया। तो इससे क्या प्रेशर क्रिएट होगा, किस किस पर होगा और उसका क्या संभावित नतीजा हो सकता है? देखिए, ये भी हमने भी सुबह से ध्यान लगा के रखा कि कब वेबसाइट्स में आता है। तो वेबसाइट्स में तभी अपडेशन शुरू होता है जब बीजेपी लीड करने लगती है। और जब तक पूरे चैनल्स में सब जगह चल रहा था कि कांग्रेस लीड कर रही है, वेबसाइट आता ही नहीं है। उसके बाद मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे विनेश फोगाट 4 राउंड के बाद में वो पीछे चल रही थी और उसके बाद में और 2-1 राउंड हुए तो विनेश फोगाट 4000 वोट से आगे चल गई। 1 घंटा तक हमें पता था कि 1-4 वो आगे चल रही हमारे अपने सूत्रों से, लेकिन जो वेबसाइट है वो विनेश फोगाट को पीछे ही तब तक दिखाता रहा। अब इस बीच में क्या होता है, साइकोलॉजिकली पूरा एडमिनिस्ट्रेशन को ये खबर चली जाती है, बात चली जाती है कि भाई बीजेपी टक्कर में है और सरकार उनकी है। तो जो छोटे छोटे मार्जिन हैं उस पर एडमिनिस्ट्रेशन का फायदा उठाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है कि जहां कांग्रेस आगे चल रही है उसको थोड़ा सा मत दिखाओ, जहां बीजेपी चल रही है उसको दिखाओ, परसेप्शन क्रिएट करो कि हम जीत रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन पर साइकोलॉजिकल दबाव बनाओ। तो एडमिनिस्ट्रेशन जब साइकोलॉजिकल प्रेशर में आता है तो क्या वो कांग्रेस के वोट गिनना बंद कर देता है? अरे आप तो देखे हैं, गिनती में ही तो इधर उधर होता है खेल। आप बिहार का चुनाव देख चुके हैं, तो कितने नहीं, ये बात नहीं, ये सुनी है हमने बात, लेकिन क्या ये होता है तथ्यात्मक रूप से? नहीं होता। क्या मशीनरी अगर प्रेशर, मान लीजिए कि कुछ देर के लिए ऐसा किया गया कि आपकी वेबसाइट अटका दी गई वहां जहां भारतीय जनता पार्टी बढ़े हुए रुझानों में आगे दिखाई दे रही है, तो क्या मशीनरी प्रेशर में आ जाएगी और मशीनरी ओपोनेंट्स जो कथित ओपोनेंट्स हैं उनके वोट ही गिनना बंद कर देगी? मैं बताता हूं ना, अंतिम 4 कई बार हुआ है, अंतिम 4-5 राउंड तक आपको गिनती नहीं बताएगी, फाइनल गिनती आ गई और हारता हुआ प्रत्याशी जीत गया। अब वहां पर जो ईवीएम का जो काउंटिंग है उसका जो कागज पे ही तो आप फाइनली काउंटिंग करते हैं या बताते हैं, वो काउंटिंग जहां मेंटेन होता है उसको फाइनली आप उल्टा करके बता देते हैं और उसके बाद जब एक पार्टी जीत जाती है वहां पे हर एक पार्टी का एजेंट चुनाव आयोग में शिकायत करो और उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। ये हो रहा है। नहीं, वहां पर क्या पार्टियों के एजेंट नहीं होते हैं? जांच के लिए एक बड़ी क्या वहां जहां चुनाव में वोटों की गिनती हो रही होती है वहां क्या पार्टियों के एजेंट नहीं होते हैं? हर पार्टी एजेंट हंगामा करते हैं, ऐसा नहीं करते। सुनता कौन है? प्रदीप भंडारी, माहौल बनाकर कम मार्जिन वाली जगहों पर मशीनरी को प्रेशर में लेकर अपनी तरफ करने का मामला है ये। एक अहम खबर आ रही है, पहले उसकी तरफ ले चलूं और प्रदीप भंडारी को शायद आवाज नहीं जा रही है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। मतलब अब ये मान लिया गया है कि जीत हमारी हो गई है, यही नतीजे कंसोलिडेट होंगे और एनीवेज चाहिए 45-46 और आ रहे हैं 48, तो अब ये बहुत ज्यादा बदलने वाला नहीं है। मानते हुए अब वहां पर सरकार बनाने के हिसाब से कवायद तेज हो गई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की कवायद तेज। ये अहम खबर, धर्मेंद्र प्रधान और मनोहर लाल की मुलाकात, ये बताती है कि अब वहां पर आगे कदम बढ़ाए जा रहे हैं। मतलब चुनाव के नतीजों के हिसाब से चीजें स्थापित मानकर अब आगे की सोचा जा रहा है। क्या कांग्रेस भी अब आगे की सोचेगी प्रेम जी, या इलेक्शन कमीशन और ये जो बातें हो रही हैं वहां पर अटकी रहेंगी बातें? अभी देखिए, चुनाव में हार के तुरंत बाद में ये पॉइंट बहुत वैलिड नहीं रहता है कि ईवीएम में क्या है और क्या नहीं है। 2024 के चुनाव के तुरंत बाद जो ईवीएम के सवाल जो आज भी पेंडिंग है, खट्टर साहब के घर ये देखिए, ये मुलाकात के शॉट्स हैं, धर्मेंद्र प्रधान के साथ मुलाकात के उनके शॉट्स। अपनी बात कहिए जी। तो मध्य प्रदेश चुनाव के बाद भी शिकायतें आई और अदालत में हैं, तो उस लड़ाई को आपको बढ़ाना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज को। भाई हमको ईवीएम से नहीं चाहिए चुनाव, लेकिन चुनाव के तुरंत बाद आप बोलेंगे तो आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी, ये भी फैक्ट है। तो दूसरी बात यह है कि जो चुनाव नतीजे हैं उसको स्वीकार भी करना पड़ेगा और स्वीकार करना पड़ेगा। मान लीजिए कितनी शिकायतें पेंडिंग हैं आपकी जानकारी में होगा तो जरा वो भी बताइएगा।
क्या चुनाव के नतीजों को प्रभावित करने वाली ऐसी कितनी शिकायतें पड़ी हैं और कब से कोर्ट्स में पेंडिंग पड़ी हैं, ये भी सबसे बताइए। पहले तो 2019 का जो चुनाव 373 सीटों में वोटों की गिनती ज्यादा या कम हुई वो आज तक पड़ा हुआ है। 2024 में भी जो अभी ये शैलजा क्या कह रही है, सुन लीजिए जरा। तो कांग्रेस ही बनाएगी। ये राउंड्स चल रहे हैं, अभी 4-5 राउंड मुश्किल से हैं और सारा मीडिया ऐसे उछलने लगा है, ऐसा कुछ नहीं है। और बीजेपी को भी मैं कहूँगी कि अभी थोड़ा संयम सबको रखना चाहिए। राजनीति में हम सभी लोग हैं, हम सभी प्लेयर्स हैं, पार्टियां हैं और सब संयम रखें। नतीजे आते हैं, उसी की रिस्पेक्ट होती है। नतीजे आ रहे हैं, कुछ घंटे और लगेंगे। स्लो ज़रूर चल रहा है, समझ नहीं आ रहा इतना स्लो क्यों है। टाइम भी हमारा लोकसभा में तो इतना स्लो नहीं था, पर अभी स्लो चल रहा है। मैं पूरा विश्वास रखती हूँ कि कांग्रेस पार्टी की हुकूमत बनेगी। अराउंड 50+ है मैम बीजेपी का और 34 अराउंड कांग्रेस चल रही है। बहुत क्लोज है, जो ग्राउंड से रिपोर्ट है, मतलब 300, 400, 500 इतना ही चल रहा है। खासकर आपकी मैम अगर एरियाज की देखें तो वहाँ पर प्राइमा फेसी कांग्रेस काफ़ी अच्छा कर रही है, कैसे देखती हैं? दोनों हमारे जो मेरी पुरानी पार्लियामेंट्री है और वर्तमान में पार्लियामेंट्री है और उसके अलावा भी जो लगता एरिया है वहाँ पर कांग्रेस मजबूत दिख रही है बिल्कुल, और हम अच्छी सीटें जिता कर देंगे। तो अभी मैम उम्मीद है सुबह? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। लेकिन ये जो आप सुन रहे हैं, कुमारी शैलजा को लेकर ये बातें भी हुई कि बड़ी अप्रसन्न हैं। उन्होंने जाकर अपने कैंडिडेट्स के लिए, कांग्रेस के लिए प्रचार भी कम किया था। बाद में हालांकि एकजुटता दिखाने के लिए, सॉलिडेरिटी, सब लोग साथ में है ये बताने के लिए सब लोग मंच पर आए थे, जिसमें हुड्डा साहब भी थे और शैलजा भी थी, राहुल गांधी तो थे ही। लेकिन इस समय उसके अतिरिक्त जहां 65 पर पहुंच गई हो कांग्रेस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को संबोधन करने वाले हैं। शाम 6 बजे कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये खबर भी, मतलब ये स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी अब सरकार बनाने की कवायद की तरफ बढ़ चली है। ये माना जा चुका है कि हम जीत चुके हैं और ये भी माना जा चुका है कि कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ हम सरकार बना रहे हैं। इसीलिए ये भी तय हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी वो आज कार्यकर्ताओं को और जनता को संबोधित करेंगे। ये संभावना है। जैसे ही ये क्लियर हो जाएगा कि ऐसा होने वाला है, हम उस पुष्ट खबर के बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन सोर्सेस ये बता रहे हैं कि ये शाम को होने वाला है, 6 बजे वो संबोधन कर सकते हैं। कृष्णपाल गुर्जर साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है कृष्णपाल गुर्जर साहब आपका। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो मैं ये जानना चाहता हूं कि अचानक ये जो उलटफेर हमने देखा रुझानों में, इसकी सबसे बड़ी वजह आप क्या मानते हैं? देखिए, अचानक नहीं है। मैं पहले दिन से बोल रहा था, एग्जिट पोल के बाद भी मैंने मीडिया को रूबरू होकर बताया था कि मैं एग्जिट पोल से इत्तेफाक नहीं रखता। एग्जिट पोल हमेशा सही होंगे, ये संभव नहीं है। उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ इसका जीता जागता उदाहरण है। और इस जीत का एक ही कारण है, मोदी पर, मोदी के कामों पर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कामों पर लोगों का भरोसा, सुशासन और विकास, एक ईमानदार और पारदर्शी सरकार, सबको साथ लेकर चलने वाली सरकार, किसान, जवान, पहलवान और गरीब का ख्याल करने वाली सरकार। तो ये सब काम कृष्णपाल गुर्जर जी, ये जो आप कह रहे हैं कि ये बहुत पहले से पता था आपको, लेकिन पोस्टर ये मानने के लिए तैयार नहीं थे। बहरहाल बहुत धन्यवाद करूंगा, बहुत देर से आपका इंतजार हो रहा था, थोड़ा विलंब से आपके साथ हम जुड़ पाए। बहुत शुक्रिया अपनी बात कहने के लिए। हमारे मेहमानों का भी हम धन्यवाद करेंगे। एक बार ब्रेक पर जाने से पहले ये टैली आपको बता दें, 49 पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस 34 पर दिखाई दे रही है। नतीजों और रुझान को मिलाकर आम आदमी पार्टी 0 है, जेजेपी भी 0 है, अदर 7 पर दिखाई दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर के हिसाब से भी टैली देख लीजिए, वहां भी नतीजे और रुझान मिलाकर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस 51 पर, भारतीय जनता पार्टी 27, पीडीपी 2 पर दिखाई दे रही है और अदर्स 10 पर। किधर जाकर ये मामला आखिर थमता है, ये लगातार हम आपको बताते रहेंगे।